हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स आएगी। आपके सीईटी के सिलेबस में आपने सुना होगा कि इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स सीईटी ग्रुप डी के भी सिलेबस में है और मेंस में भी है। तो मैं उसकी थ्योरी करा रही हूँ। थ्योरी की बुक है, मैंने डाउनलोड की है। तो अभी हम बुक को समझेंगे, पहले थ्योरी करते हैं पूरी डिटेल, क्योंकि आपको पता है कि जो अब एचएसएससी का पैटर्न आ रहा है वो क्या आ रहा है, एनसीईआरटी की लाइंस पे बेस्ड है। मतलब जो एनसीईआरटी में बुक्स में लिखा है किसी भी लाइन से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अब पीवाईक्यूज या फिर हम यूँ कहें कि जो पुराने पैटर्न्स के क्वेश्चन है वो करने के फ़ायदा नहीं है। हाँ, हमें उससे आइडिया ज़रूर मिल सकता है, बट अब हमें बुक को डिटेल्ड में पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग सारे क्वेश्चन जो है वो सही अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये तो हमारा होगा इंडेक्स। इसमें इंट्रोडक्शन है इकोनॉमी का, क्या नेशनल इनकम क्या होती है, इनके सबके फार्मूलाज भी हैं। फार्मूलाज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, उस कैसे निकालते हैं, किस तरीके से, क्या किस में से क्या माइनस होता है, किस में से क्या घटाते हैं, किस में से क्या जोड़ते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपकी हर लाइन जो है, ये एक शॉर्ट समरी है बुक की जो मुझे मिली है टेक्स्ट बुक वेबसाइट पर। ये क्या है, इसमें हर चीज़ को समराइज़ करके लिखा हुआ, और मैंने जब इसको पढ़ा है इसके अंदर हर लाइन से एक क्वेश्चन पीवाईक्यू बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए, तो मेरे ख्याल से आपको ज़रूर बेनिफिट होगा अगर आप ढंग से सुनेंगे। तो शॉर्ट में थोड़ा जल्दी करेंगे, 65 पेजेस ही हैं तो हम जल्दी करेंगे। इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। इकोनॉमिक एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू, जिसकी वजह से लोग जो हैं अपनी इनकम को अर्न करते हैं, मतलब अपनी आय को कमाते हैं। जो जे.आर. हिक्स हैं, जे.आर. हिक्स जो है वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे। ए.जे. ब्राउन भी इकोनॉमिक्स थे। उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया कि इकोनॉमी एक ऐसा कॉपरेशन है प्रोड्यूसर्स का, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, और वर्कर जो उस मिल के साथ, मतलब प्रोड्यूसर्स जैसे जो मालिक हैं या फिर हम कह सकते हैं किसान हैं, वो किसान उगाते हैं, वर्कर उनके साथ मिलके काम करते हैं टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि वो जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वो बना पाएँ या फिर सर्विसेज दे पाएँ टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब अगर कोई ख़रीदार ही नहीं होगा, कोई इस चीज़ को यूज़ करने वाला ही नहीं होगा, तो ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे उत्पाद को बनाने का हमारा कोई मतलब नहीं है। तो हमें ऐसा उत्पाद बनाना है। इकोनॉमिक्स वो कहती है कि ऐसा उत्पाद जिसके अंदर कंज्यूमर भी होना चाहिए, मतलब उस चीज़ की डिमांड भी होनी चाहिए कि वो हमें यूज़ करनी है। तो सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक्स है वो उस इकोनॉमिक टॉपिक को दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ग्रुप डी में जो है वो माइक्रो है, और आपके जो सिलेबस में तो सिर्फ माइक्रो लिखा हुआ है, लेकिन जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं वो मैक्रो से भी कुछ एक क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हम एक बार ये थ्योरी जो है वो पूरी कर लेते हैं, ताकि अगर कोई मैक्रो में से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमने उसे सुना हुआ होना चाहिए, हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ताकि हम ऑप्शन एलिमिनेशन से उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो दो वर्ड्स हैं ये किसने यूज़ किए थे, सबसे पहले यूज़ किए गए थे नॉर्वेजियन इकोनॉमिक्स रैगनर फ्रेश। ये आप याद रखिएगा, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले किसने ये वर्ड यूज़ किए थे और कब यूज़ किए थे। 1933 में नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैगनर फ्रिश ने इसको यूज़ किया था। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहलाता है जॉन मेयर्ड। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं जॉन मेयर्ड केनीज को। अब मैक्रो पूछ लेते हैं, मैक्रो होती क्या है, मतलब इन ब्रांचेस में क्या क्या आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये आता है जो सारी पूरी इकोनॉमिक को एक साथ एक ही तरीके से उसका बिहेवियर, या यूँ कह सकते हैं हम इंडिया लेवल पर जो हमारा बिहेवियर है, जो परफॉर्मेंस है, मतलब जो हमारा जो हम काम करने का तरीका है, या जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन चीज़ों को होल में पूरे एक साथ स्टडी करता है, उसे कहते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। जनरली ये जो है हमारा, ये सरकार के काम कह सकते हो आप। ये स्टडी क्या है जिसके अंदर नेशनल आउटपुट, इन्फ्लेशन, मतलब जो एक पूरे राष्ट्र का उत्पाद है, क्या महंगाई है, बेरोज़गारी जो बढ़ रही है, जो टैक्स हैं, ये सब इन सब की जो पढ़ने की चीज़ है वो कहाँ आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। और जो माइक्रो होता है उसमें हमारे छोटे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो जनरली कि रोज़गार कैसे मिलेंगे, रोज़गार के उपाय क्या है, इंटरेस्ट और मनी क्या है, तो ये क्या है, बेसिस है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ये उसके आधार है मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के। वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है,
माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है जहाँ पर हम इंडिविजुअल, जैसे हमारे घर की ज़रूरतों के जो सामान बनते हैं, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ है, कार, बाइक है, ये सब किस में आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। अब इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम रेफ़र करता है, उसको बताता है कि इन टू द मैनर इन विच इंडिविजुअल, जहाँ पर अलग अलग लोग या पूरी इंस्टीट्यूशन वो आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया में, एक फ़िक्स क्षेत्र में। मतलब जैसे अगर आप हरियाणा में रह रहे हैं तो हरियाणा में जो अलग अलग जो हमारी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब मिल के हमारी इकोनॉमी बनाते हैं हरियाणा की, जिसमें सारी नेशनल अगर हम देखें स्टेट इनकम जो है वो किस में काउंट होएगी, आपकी एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड, हरियाणा से रिलेटेड। इट इज़ द मेथडोलॉजी, ये क्या है, ये एक तरीका है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी करते हैं ताकि हम सोसाइटी की यानी लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो मेजरली जो है वो 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं हमारे यहाँ। कौन कौन से होते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड। कैपिटलिस्टिक में क्या होता है, मतलब नाम से ही पता चल रहा है, कैपिटल मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट का रोल तो मिनिमम है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा है। जैसे बड़े जो आजकल आप देख रहे हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ है, वहाँ पर क्या है, कई जगह कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, मतलब सरकार जो है वो अपने अंडर बहुत कम जो इंडस्ट्रीज़ है वो रखती है। ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज रखी जाती है वो प्राइवेट वाले लोगों के द्वारा ही रखी जाती है, प्राइवेट ओनर्स ही उनको चलाते हैं। सोशलिस्ट होती है जहाँ पर हमारा मोटिव, मेन मोटिव क्या होता है कि लोगों की भलाई, जहाँ पर सरकार ज़्यादातर बिजनेसेस को ओन करती है और पूरे इकोनॉमी को होल्ड करके रखती है। तो कैपिटलिस्टिक जहाँ पर मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट, और यहाँ पर सोशलिस्टिक में मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर यानी लोगों की भलाई। और मिक्स्ड क्या होती है, जो हमारी इंडिया की है, जहाँ पर कुछ सेक्टर जो है वो प्राइवेट ज़्यादा है, कुछ जो है वो गवर्नमेंट है, डिपेंड है, उन दोनों में लगभग आधा आधा का रेशियो है या 50-60 का रेशियो है, तो वो होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारा इंडिया है वहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो कैपिटलिस्टिक इसमें पढ़ लीजिएगा आप। इसमें क्या है, सबसे मेन तो ये एडम स्मिथ है जो वो फादर ऑफ कैपिटलिज्म है, मतलब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, ये मैंने आपको बता ही दिया, जिसके अंदर गवर्नमेंट का रोल तो मिनिमम होता है और जो प्राइवेट लोग हैं वो डिटरमाइन करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो प्रोडक्शन है उसके अंदर प्राइवेटली ओन होती है, जो मैन्युफैक्चरर है वो गुड और जो सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस करते हैं किसके लिए, लाभ के उद्देश्य से वो काम करते हैं। वो हर इंडिविजुअल को अपने पास आज़ादी होती है कि वो कोई भी बिज़नेस कर ले, कोई भी जो है काम कर ले, कोई भी सर्विस कर ले, कोई भी स्किल सीख सके। तो जैसे यूएस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान है, ये हमारे कौन सी है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। तो ये लाइन भी आपको बहुत ध्यान से रखनी है, याद रखनी है कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आपके, यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये एक नाम है। अब सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या है, इसके फादर कौन से हैं आपके, कार्ल मार्क्स जो है वो इसके फादर जनक कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। इसके अंदर क्या है, इट्स डिफाइंड एज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए सोसाइटी, एक ऐसे सोसाइटी जिसके अंदर इंडस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है, मतलब मालिक जो है वो सरकार होती है और कंट्रोल करती है। इसको एक प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं और कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं। कमांड मतलब सरकार ही कमांड देगी, प्लान्ड क्योंकि हर चीज़ प्लान्ड, बजट आएगा, पहले उसका लेआउट होगा, पास होगी, उसके बाद उस पर काम होगा। सोशलिस्टिक इकोनॉमी सारे रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट के अंडर ही होते हैं और पब्लिक वेलफेयर इसका मेन मोटिव होता है। इसका मेन एम ये भी होता है कि वो जो इनकम है वो सब में बराबर हो, ऐसा ना हो कि कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा इनकम है और कुछ की कम हो जाए, और सबको बराबर जो है अपॉर्चुनिटी मिले, बराबर उनके पास चॉइसेस हों। चाइना, वियतनाम, पोलैंड और क्यूबा है, ये एग्जाम्पल है सोशलिस्ट के। बट आज के टाइम पे जनरली सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स अब अवेलेबल नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन हाँ हम इनको एग्जाम्पल कह सकते हैं कि ऐसा सोचा जाता था पहले ये सोशलिस्ट इकोनॉमिक होती थी, बट अब धीरे धीरे इन लोगों ने भी मिक्स्ड इकोनॉमी को अपना लिया है। लेकिन हम एग्जाम्पल अभी भी क्या देंगे, चाइना, वियतनाम, पोलैंड या क्यूबा। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, प्राइवेट भी, पब्लिक भी, गवर्नमेंट वाले भी। इसके अंदर सारे इंडिविजुअल या गवर्नमेंट के साथ, इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन है, इंडिया, इंग्लैंड, फ्रांस और ब्राज़ील। अब सबसे बड़ी बात, नेशनल इनकम होती क्या, आप सब ने सुना कि हमारी नेशनल इनकम ये है, इस बजट में ये बताया गया है, इसका नेशनल इनकम होती क्या है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होती है, ये एक हमें तरीका बताता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को नापने का।
ये डिनोट करता है कि हमारी कंट्री की, एक इंडिविजुअल की नहीं, एक अलग व्यक्ति की नहीं, इन कंट्री की जो परचेजिंग पावर है वो कितनी है, वो कितना सामान बाहर के देशों से परचेज कर सकते हैं। द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स मेजर्ड बाय द रेट एट विच रियल इनकम ग्रोज ओवर टाइम। तो पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ हम कैसे नापते हैं कि हमारी जो इनकम है, नेशनल इनकम, वो कितने परसेंट से बढ़ रही है, मतलब पिछले साल कितनी थी, अब उसमें कितना बढ़ावा हुआ है इस टाइम, तो उसी को हम मानते हैं कि वो इतनी ग्रोथ हो गई है हमारी नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम सर्व करती है इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट, मतलब जब हमें पता होगा मेरे पास इतना पैसा, हम इतना परचेज़ कर सकते हैं, उसी के बेस पे तो बजट बनाता है कि इतना हमारे पास पैसा आएगा टैक्सेस से, इतनी हमारी इनकम होगी, हम इतना जो है अपनी जो योजनाएं हैं उनमें लाभान्वित करके हम लोग दे सकते हैं लोगों को। नेशनल इनकम का एक मतलब क्या है? द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल जो फाइनल गुड्स बन गए हैं, जो कंज्यूम करने के लिए, जिस उत्पाद को जो लोग हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने लायक जो उत्पाद बन गए उनकी फाइनल प्राइस, सर्विसेज जो भी कंपनी ने प्रोड्यूस करी है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर, एक पूरे साल का माना जाता है, जनरली नेशनल इनकम हर साल होती है, तो एक पर्टिकुलर एक साल में कितना तो उन्होंने गुड्स प्रोड्यूस करा है फाइनल, और कितनी सर्विसेज जो है उन सब का टोटल अमाउंट, टोटल मुद्रा जो है वो नेशनल इनकम कहलाती है। तो नेशनल इनकम के लिए कुछ मेन कॉन्सेप्ट है जो हम यूज़ करते हैं, क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये चारों की फुल फॉर्म आती है और इसको ही इंग्लिश में भी इसी तरीके से बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा हमारी NNP एट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्टर जो उसके घटक होते हैं जिनके बेस पे वो प्रोडक्ट बना है। पर्सनल इनकम क्या है? डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जितनी हम, अगर मैंने 100 रुपये कमाए और मैंने 80 रुपये खर्च दिए, 20 रुपये जो बचे हैं वो मेरी क्या है? डिस्पोजेबल इनकम है कि मैं 20 रुपये और खर्च कर सकता हूँ, मतलब मेरी खर्च करने की जो क्षमता है वो डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। पर कैपिटा इनकम, हर इंसान की अलग अलग इनकम, और रियल इनकम की एक्चुअल में उसकी इनकम कितनी है, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। 10th नंबर पे है GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपका PYQ में भी आया हुआ है, और जो ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है, ये जो डेफिनेशन हमने नेशनल इनकम की पढ़ी है, ये पूरी डेफिनेशन एज इट इज़ MCQ में आई हुई है कि नेशनल इनकम किसको कहा जाता है। तो आपको सिलेक्ट करना था टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये लिखा हुआ था उसमें ऑप्शन में, तो ये भी आप ध्यान से करिए, हर लाइन इसका एक क्वेश्चन है। GDP NDP इनकी फुल फॉर्म बहुत बार आती है, ये भी पूछा गया है कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, तो ये अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो हमने एक पूर्व पर्टिकुलर बाउंड्री, जैसे मैंने अभी हरियाणा की बात करी, या हम एक डिस्ट्रिक्ट उठा लेते हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक साल के अंदर कितने फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुए, क्या उसकी जो सर्विसेज है, उनकी कॉस्ट क्या है, कि मैंने 1 लाख रुपए का, मतलब एक एग्जांपल है, 1 लाख रुपए की मैंने एग्रीकल्चर का सामान बना दिया, 2 लाख रुपए की मैंने ट्रैक्टर्स बना दिए, तो टोटल इनकम क्या होगी GDP? 3 लाख रुपए। मतलब एक बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स भी होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मैं सिर्फ आपको 1-2 का एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इंडिया की जो GDP है वो 3rd लार्जेस्ट है। अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी में देखें तो वर्ल्ड में 3rd नंबर पे हमारी GDP है, परचेजिंग पावर पैरिटी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? अब हमने इनकम तो देख ली कि कितने रुपए के मैंने गुड्स बनाए, कितने की मैंने सर्विसेज बनाए, लेकिन उसमें से अगर आपको वर्ड नहीं पता, डेप्रिशिएशन क्या होता है हमारा? आपने देखा है, एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर हमारे पास एक फ़ोन है, आज हमने फ़ोन लिया है 10,000 रुपये का, आप 2 दिन के बाद भी बेचेंगे या आप 1 साल के बाद बेच रहे हैं, तो वो बिक रहा है कितने का? 5,000 का। तो जो 5,000 रुपये, उसकी जो वैल्यू में कमी आई है टाइम के यूज़ के साथ, जैसे आप लोग अगर गाड़ी ख़रीदते हैं सेकेंड हैंड, तो आप देखते हैं कि कितने किलोमीटर चली हुई है ये गाड़ी, उससे हम क्या अंदाज़ा लगते हैं कि इसकी इतनी वैल्यू अब कम हो गई है। अगर 10 लाख की गाड़ी थी और वो 10 लाख किलोमीटर चल चुकी है, तो इसका मतलब है अब उसकी वैल्यू कीमती की 10,000 रुपये रह गई है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू लगाते हैं। तो जो घटोती हुई है वो क्या कहलाती है? आपकी डेप्रिशिएशन। तो नेट डोमेस्टिक तो वो होती है हमारी डेप्रिशिएशन, मतलब एक समय के साथ जो हमारी प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारी चीज़ें होती हैं, उनमें जो भी उनकी वैल्यू में घटोती होती है, मतलब उनकी जो
प्राइस होती है उसमें जो भी उनके में क्षति होती है, क्षति कहते हैं, एक टाइम के साथ उसके अंदर कमी आती है, उसको कहते हैं हम डेप्रिसिएशन। तो जब हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, एंड जो अब ऑब्वियसली जब हमारी जीडीपी में से कुछ घटा देंगे तब आएगा एनडीपी, तो ऑब्वियसली जीडीपी जो है वो हमारा ज़्यादा ही होगा। तो ये कॉमन सेंस है, ये आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। ये एज इट इज़ फार्मूला जो है ये भी आपका पीवाईक्यू है, ये आया हुआ है। इसके बाद है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का क्या मतलब है, नेशनल प्रोडक्ट मतलब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आपका जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, जो चीज़ें बनती हैं, टोटल मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम करंट प्रोडक्शन इन अ कंट्री। पूरी कंट्री का एक साथ जो एक्चुअल में फाइनल गुड्स बना है, ठीक है, जो हम बाहर के देशों में भेजेंगे, इंक्लूडिंग नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो हम विदेशों से कमाते हैं वो भी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, कहलाता है जीडीपी। हमने देख ली कि हर राज्य की एक पर्टिकुलर एरिया में जीडीपी क्या है, तो पूरे हर राज्य की जीडीपी को जोड़ के प्लस जो हमने बाहर के देशों से इनकम एक्सपोर्ट करके, निर्यात करके जो हमने कमाया है वो भी, उन दोनों को जोड़ देंगे तो वो हमारी आ जाएगी ग्रोस नेशनल इनकम। इनकम फ्रॉम अब्रोड को इन्होंने आगे क्या किया, वो ट्रेड बैलेंस, मतलब जो भी हमने व्यापार करके कमाया है, जो हमने लोन दे रखा है लोगों को, अलग अलग देशों को, वहाँ से जो इंटरेस्ट आया है हमारा, या फिर प्राइवेट रिमिटेंस, मतलब जो प्राइवेट उद्योगपति हैं, जैसे अगर हम कहें रिलायंस का अगर व्यापार है दूसरे देश में, तो रिलायंस ने भी जितना कमाया है एक पर्टिकुलर साल में वो भी हमारा जीएनपी में जुड़ेगा। ठीक है, वो भी हमारे पूरे इंडिया की इनकम में जुड़ेगा। तो ये सब इन्होंने प्राइवेट ट्रांसफ़र, ट्रेड बैलेंस, ये सब बताया हुआ है। इंटरनल इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन का एक अलग फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या है, बैलेंस ऑफ इनफ्लो ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, आउटफ्लो ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब अगर आपको ये, अब हमने दूसरे छोटे देशों को लोन दिया हुआ है, लेकिन हमने भी तो कुछ देशों से लोन लिया हुआ है, तो उन दोनों का डिफरेंस है। अगर मैंने सपोज 100 रुपये ब्याज दिया है, जो मैंने लोन दिया है, और 120 रुपये मुझे लोन का इंटरेस्ट ब्याज मिला है, तो वो जो 20 रुपये प्रॉफिट होगा वही जुड़ेगा आपका इसके अंदर। ठीक है, 120 में से माइनस। लेकिन अगर सपोज़ अगर मैंने 120 का ब्याज तो दिया है और 100 रुपये मेरे पास आया है, तो ये 120 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, तो यहाँ पर वो माइनस होएगा कि हमारी इतनी इनकम में से वो 20 रुपये कम हो गए, क्योंकि मैंने 20 रुपये ब्याज फालतू दिया है। ठीक है, तो ये यही इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस बी में भी हो सकती है। नेट नेशनल प्रोडक्ट, अब जीएनपी हमने निकाल दिया, उसके अंदर से भी अगर हम डेप्रीशिएशन को, कोई लॉस हो गया, जैसे अगर हमने सपोज़ एक जहाज़ ख़रीदा, जहाज़ हमने बनाया, तो जहाज़ की वैल्यू जो है, शिप है, वो सरकार लेवल पे होती है, राष्ट्रीय लेवल पे होती है, राष्ट्रीय स्तर पे होती है। अगर उसमें कुछ डेप्रीशिएशन आ गया, उसमें टूट फूट हो गई, उसकी कुछ वैल्यू में कमी हो गई, ठीक है, तो वो भी इसमें से माइनस होगी। अब है नेक्स्ट एनएनपी एट नेट फैक्टर कोस्ट। फैक्टर कोस्ट क्या कहलाती है, जहाँ पर अब हमने एनएनपी तो निकाल ली है मार्केट प्राइस पे, जो हमारी टोटल वैल्यू थी, जितना हमने टोटल उत्पाद करा था उसमें से हमने इनकम भी जोड़ ली, लेकिन अब हमें खर्चे भी तो घटाने पड़ेंगे ना। अगर मैंने कोई टैक्स दिया है, कोई टैक्स दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है मैंने, ठीक है, तो वो क्या होगा, एनएनपी रेफर टू द मार्केट वैल्यू फॉर। मार्केट वैल्यू का क्या मतलब है, टोटल ऑफ इनकम पेमेंट मेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो खर्चा हमारा हुआ है प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, वो अमाउंट हम इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह की माइनस करेंगे। अगर हमें कोई डिस्काउंट या सब्सिडी मिली है तो वो प्लस करेंगे। इसके बाद ये सारे फार्मूलाज आपको बहुत ध्यान से करने हैं। अगर आपको इनकी अलग अलग चीज़ें समझ में नहीं भी आती हैं तो भी आपको इनको फार्मूला को ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि फार्मूला पे भी मैंने देखा है ऑलमोस्ट हर बार एक ना एक शिफ्ट में तो फार्मूला का क्वेश्चन आया हुआ है एचएसएलसी के एग्ज़ाम में, जहाँ पर भी इकोनॉमिक्स आती है। तो पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम जो एक इंडिविजुअल है, कोई भी कंपनी का एक बंदा है, आप हो, मैं हूँ, हमारी नेशनल इनकम माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, जो भी हमने कोई कॉरपोरेट प्रॉफिट ऐसा है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट, तो वो हमारी पर्सनल इनकम हो जाएगी। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम क्या कहलाती है, जो आपकी पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, मैंने 100 रुपये कमाए, उनमें से मैंने टैक्स दे दिया 10 रुपये का, 90 रुपये जो बच गए वो मेरे डिस्पोजेबल इनकम है, कि मैं 90 रुपये खर्च कर सकती हूँ, जिसमें से वो अलग मैटर करता है कि भाई 60 तो मेरा हर महीने का खर्चा है ही है, सिर्फ मेरे पास 30 ही रुपये बच गए एक्स्ट्रा जो मैं खर्च कर सकती हूँ। लेकिन डिस्पोजेबल इनकम होगी कि टोटल अमाउंट जो मैं खर्च करने के लिए मेरे पास अवेलेबल है।
पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम होती है एवरेज इनकम, मतलब नेशनल इनकम जो आ गई पूरे राष्ट्र की जो आएगी उसको डिवाइड करते हैं हम पॉपुलेशन से, तो वो हर एक इंसान की इनकम आ जाती है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कहें कि भाई इतने लोग तो बुजुर्ग हैं तो बेरोज़गार हैं, इनकी तो कोई इनकम ही नहीं है, नहीं। पर कैपिटा वो इनकम होती है जो पूरे राष्ट्र की आय है, उसको हम भाग देते हैं पॉपुलेशन से। अब रियल इनकम क्या होती है? रियल इनकम क्या होती है? रियल इनकम इंडिविजुअल की वो इनकम होती है जहाँ पर हम इन्फ्लेशंस को एडजस्ट कर देते हैं, मतलब महंगाई जो हो रही है, जिस दर से महंगाई हो रही है, तो वो इनकम भी तो हमारी कम है ना। मेरी तनख्वाह 2 साल पहले भी 10,000 थी, आज भी 10,000 है, लेकिन ख़रीदने की क्षमता तो कम हो गई। क्यों? क्योंकि जो चीज़ों के रेट है, जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है रियल इनकम को नापते हुए। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर वो होता है एक प्राइस चेंजेस, जो हमारे प्राइस चेंज हो, मतलब मैंने अभी जो एग्जांपल दिया कि एक ही साल में अगर कोई चीज़ है उसका प्राइस जो है वो 10 गुना बढ़ गया है, तो मेरी तो क्षमता उसको कम इस्तेमाल करने की हो जाएगी। ये कैसे कैलकुलेट होता है? ये कैलकुलेट होता है नॉमिनल जीडीपी, जो जीडीपी है नॉमिनल, हर बंदे की एक नॉमिनल, जो हम एक नाप सा दे देते हैं, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से हम भाग दे देते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, मतलब नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब परसेंट की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो हो जाता है एक इंडेक्स हो जाता है कि इतने परसेंट जो है हमारी एक्चुअल में जीडीपी, क्योंकि महंगाई का भत्ता हो गया ना, महंगाई हमने वो कर दी। इसके बाद है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये कभी नहीं आया हुआ है लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है? एक तरीका है जिसके अंदर से हम जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उस एरिया में, उनको हम उसकी वैल्यू काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ नेशनल इनकम। प्राइस, नेशनल इनकम के कॉस्ट क्या है, किस किस चीज़ से हमारी जो कॉस्ट वो बनती है। कॉस्ट हमारी दो तरीके से होती है, एक तो फैक्टर कॉस्ट, जिसके अंदर हमारी जितना हमने ब्याज पूंजी लगाई है उस पर क्या हमें ब्याज मिल रहा है, कितना रैम मटेरियल ख़रीदा है, कितना लेबर लगाया है, कितनी मैंने रेंट दिया है, कितनी मैंने बिजली का खर्चा है। मार्केट कॉस्ट क्या आया? जिसके अंदर जो हम मार्केटिंग करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने का जो खर्चा आ रहा है, ऐड करने का खर्चा आ रहा है, या सेल्समैन्स को जो खर्चा दे रहे हैं हम लोग, सैलरी दे रहे हैं, वो सब आता है मार्केट कॉस्ट में। और उसको बनाने के लिए जो खर्चे आते हैं वो आते हैं फैक्टर कॉस्ट में। तो दो तरीके के हो गए, ठीक है। प्राइस क्या होता है? प्राइस हम डिसाइड, अब प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं? कोई भी चीज़ जो है हमें पता है ये 5 रुपये की मिल रही है, तो वो 5 रुपये कैसे डिसाइड हो रहे हैं? वो होते हैं कांस्टेंट प्राइस प्लस इन्फ्लेशन। तो इनकम जो है वो दो प्राइस पर डिपेंड करती है, मतलब कांस्टेंट और करंट। कांस्टेंट का क्या मतलब है भाई? जैसे अब रेंट है, अगर एक जगह आपने ली है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उत्पाद को बनाने के लिए, तो उस जगह का रेंट तो 10,000 रुपये ही रहेगा महीना, चाहे आप उसके अंदर दो पैकेट चिप्स के बनाए या फिर 2 लाख पैकेट चिप्स के बनाए, हर महीने का जो खर्चा है वो तो 10,000 रहेगा ना। किराया तो आपको पूरा देना पड़ेगा। आप किराया मालिक को ये तो नहीं कह सकते कि भाई मैंने तो 2 ही पैकेट चिप्स के बनाए हैं तो मैं 10,000 नहीं दूंगा। तो वहाँ पर जो वो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो आपकी ये है कांस्टेंट कॉस्ट। करंट क्या है? जो आपकी मशीनरी को, भाई ऑब्वियसली अगर आप 2 पैकेट करा रहे हो तो बिजली कम यूज़ होगी, 2 लाख बना रहे हो तो बिजली ज़्यादा यूज़ होगी। वो होता है आपका करंट का खर्चा, जो वेरिएबल कॉस्ट है आपकी, डिपेंड करती है कि आपने किसने यूज़ किया है, ठीक है। या फिर इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ रही है, वो प्राइस, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है? परचेजिंग पावर एक थ्योरी है जो एस्टिमेट करती है कि एक आइटम का प्राइस किस तरीके से एडजस्ट करना है। जैसे अगर आपको ये लग रहा है कि जैसे दूध है, दूध हर रोज़ लगेगा, हर किसी को यूज़ होगा, चाहे उस गरीब हो चाहे वो अमीर हो, क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है बट दूध लगेगा। तो उसका प्राइस अगर आप डिसाइड करेंगे तो वो उस अकॉर्डिंगली के थ्योरी के डिसाइड करेंगे, भाई जिसकी सेल ज़्यादा है उसका प्राइस हम बहुत जल्दी नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जहाँ हमें लग रहा है कि वो चीज़ बहुत रेयर लोग खरीदेंगे या कम लोग खरीदेंगे, उनके प्राइस हम अकॉर्डिंगली, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, मार्केट कैसी है, लोग कैसे हैं, तो वो सब वो क्या किस में कहलाता है? परचेजिंग पावर पैरिटी में आता है। तो इंडिया जो है इसमें भी 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी में। इसके अंदर डिपेंड करता है कि ये कितने, हमारा डाटा बताता है कि कितनी जो हमारी पावर है रहने की। अब इकनॉमी के कुछ सेक्टर भी होते हैं। सेक्टर कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। जैसे आपको पता है प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं आपके जितने भी एग्रीकल्चर, खेती से रिलेटेड गुड्स हैं,
जो हमारी माइंस है, कोल माइन है, ऑयल जो बनाते हैं, वो सब किस में आ जाता है आपका प्राइमरी सेक्टर में, जहाँ पर वो क्या करता है, वो आपके मिनिमम जो नेशनल इनकम का लगभग 50% हिस्सा जो है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर से आता है, क्योंकि हमारी जो लाइवलीहुड है वो ज़्यादातर लोग क्या है एग्रीकल्चर पे ही रहते हैं आज भी। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर में कहाँ क्या होता है, जहाँ पर रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चे प्रोडक्ट को कुछ चेंजेस करके, कुछ उसके अंदर करके हम लोग क्या कहलाते हैं, प्रोसेस्ड फूड बनाते हैं। तो यानी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारी सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। इसके अंदर क्या है, नेशनल इनकम का ये भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये इसके आता है, मतलब 50% हिस्सा प्राइमरी से और लगभग 50 हमारा सेकेंडरी से। टेरिटरी सेक्टर क्या आता है, जहाँ पर हमारी एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग या फिर जो भी सेवाएं होती हैं, ये से हम एक तरीके से सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। इसके अंदर नेशनल इनको लाइवलीहुड में बहुत कम इसके अंदर आता है। इन्होंने सबसे ब्रिंग्स इन मिनिमम, सब में मिनिमम लिख दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हर बार आपको बजट में बताया जाता है कि प्राइमरी सेक्टर से इतने % इनकम आई है, सेकेंडरी से। तो हमारे इंडिया की सबसे ज़्यादा जो इनकम आती है वो प्राइमरी सेक्टर से आती है और इस टेरिटरी से भी आती है। सेकेंडरी सेक्टर से इन दोनों से 3rd नंबर पे आती है। अब इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर जो है वो यहाँ बता रखे हैं कि इनको कैसे बनाया। प्राइमरी में एग्रीकल्चर आ गया सारा, सेकेंडरी में आपका सारा देखो कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, शुगर, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल है, या जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, आयरन और स्टील है, जहाँ पर कच्चे उत्पाद को प्रोसेस करके हम फाइनल उत्पाद बनाते हैं, वो हमारा सेकेंडरी में आ गया। प्राइमरी आ गया आपका सारा कैटल फार्म, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, जंगल, कोर्न, कोल, कोयला, ये सब आ गया। और टेरिटरी में हमारा सारा सर्विस सेक्टर आ गया कि पोस्टल, टेलीग्राफ है, रेलवे है, हमारा ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, वो सब आ गया। या फिर आईटी जो है हमारी, बैंकिंग, ये सब आ गया। अब इसके यहाँ एक्चुअल में बताया हुआ कि कितने % कौन कंट्रीब्यूट करता है। हमारा सबसे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो खेती से के उत्पाद है उसमें इंडिया जो है वो 2nd नंबर पे है। टोटल ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में जितना एग्रीकल्चर यूज़ होता है उसका 7.39% जो है वो सिर्फ इंडिया प्रोड्यूस करता है। करंटली जो है एग्रीकल्चर 16.5 करता है, इंडस्ट्री 29.1 कर, और सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा 53.09% करता है। सबसे ज़्यादा कमाई हमारी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सेक्टर से होती है। एग्रीकल्चर इसलिए कम होता जा रहा है एग्रीकल्चर, क्योंकि क्या होता है कि जो लाइवलीहुड है वो लोगों का आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, तो वो यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब हम लोग जितना उत्पाद करते हैं उतना खाते भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए जो इनकम है, अगर हम नेशनल इनकम की बात करें, जो एक्सपोर्ट करने के लिए सामान है वो कम बचता है, हम लोग यूज़ भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो वर्किंग फोर्स मतलब कितने लोग जो एम्प्लॉयड है, तो 48% लोग जो है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं, 27% जो है वो हमारी सेवा उसमें, और 24% हमारे किस में है, इंडस्ट्रीज़ में लगे हुए वर्कर। ठीक है, अब यहाँ पर एवरेजली 6.4 यही बताया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। हमारी जो इंडिया है वो आज के टाइम पे 5th लार्जेस्ट है इकोनॉमी जीडीपी के में, और 3rd लार्जेस्ट है हमारी पीपीपी में। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो क्या करता है, ये हमारी ग्रोस इनकम करता है, क्योंकि आज भी 48.7% लोग इसके अंदर रहते हैं, और 90% जो शेयर है वो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स का है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब है नॉर्मल बेरोज़गार जो लोग होते हैं उनको हमने उसमें लगा लिया कि फिक्स्ड एम्प्लॉय नहीं है, जिस टाइम सीज़न होता है उस टाइम उनको हम काम पे लगा लेते हैं, फिर उनको हटा देते हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑर्गेनाइज्ड होता है जहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल के अकॉर्डिंगली आपके पास लेबर आ रही है। तो ये हो गया, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये है। हाँ, ये जो 7 पॉइंट स्ट्रैटेजी है ये आपको ज़रूर याद करनी है। इंडिया ने जो है 2022 में जो फार्मर है, जो किसान है, उसको बढ़ावा देने के लिए एक 7 पॉइंट स्ट्रैटेजी बनाई, जिसमें क्या हुआ, फोकस्ड ऑन इरिगेशन, पानी देने पे करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि उन्होंने क्या किया, सिंचाई के लिए ज़्यादा योजनाएं करी कि पानी उनको ज़्यादा अवेलेबल हो पाए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी ज़्यादा खेती जो है वो अच्छी होगी। अच्छी क्वालिटी के बीज प्रोवाइड करे गए और उनको न्यूट्रिएंट्स देने गए, सॉइल की जो क्षमता है वो नापी गई, और उसमें इजाफा करने के लिए बहुत सारे अच्छी क्वालिटी के बीज, अच्छी क्वालिटी के कीटनाशक उनको दिए गए, उनको प्रोवाइड कराए गए।
जो वेयर हाउसिंग है, जो भंडारण की क्षमता है उसको बढ़ाया गया, और कोल्ड चेन्स को भी उनको, ताकि जो ऐसे कोल्ड चेन का क्या मतलब होता है, जो सब्जियां आज उत्पाद हो गई अगर वो कल तक नहीं बिक पा रही थी तो वो पहले ख़राब हो जाती थी, अब उनको कोल्ड स्टोरेज का जो है फैसिलिटी बहुत ज़्यादा दी गई, ताकि उनकी जो वो कटाई होने के बाद जो फसलें हैं वो जल्दी से ख़राब ना हो। वैल्यू एडिशन थ्रू फूड प्रोसेसिंग, फूड को प्रोसेस करके रखने की जो चीज़ें हैं वो उनको बढ़ावा दिया गया है, जैसे फ्रीज़र में रख दिया है उनको। कोल्ड स्टोरेज जो हम बोलते हैं कि उसको जो क्षमता है वो ख़त्म ना हो, हमारा जो सामान है वो ख़राब ना हो। फार्म मार्केट से, जैसे बीच के जो बिचौलिए जिसे हम बोलते हैं उनको हटाया गया है, डायरेक्ट हम फार्म मार्केट से जो है वो लोगों को ख़रीदने तक पहुंचाया गया है, ताकि चीज़ जल्दी से जल्दी जो है यूज़ के लिए आ सके। फार्म का इंश्योरेंस किया गया है कि आपदा से, जैसे अगर बारिश आ गई, बाढ़ आ गई बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से क्या हो गया, किसान अब बिना डर के जो है अपनी खेती को करने लगे, क्योंकि उन्हें पता कि अगर बाई चांस ख़राब भी हो गई खेती तो उनको पैसा मिलेगा। प्रोमोटिंग एंसिलरी एक्टिविटी, जैसे पोल्ट्री है, बुक कीपिंग, बी कीपिंग है, मतलब जो मधुमक्खी पालन है, खेत से मच्छी पालन है, या फिर जानवरों को पालने का जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी बढ़ावा देना है, तो ये सब काम उसमें किया गया है। अब है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गया, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, तो ये बाकी हम करते हैं, अभी थोड़ा सा और कर लेते हैं। द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? अप्रैल 1, 1935 में बनाया गया था, और इसका जो एक्ट आया था वो 1934 में, मतलब 1934 में इसको पास कर दिया गया था, लेकिन ये अप्रैल 1 को 1935 को ये एस्टेब्लिश हुआ था। और इसका जो सेंट्रल ऑफिस है वो कहाँ है? कोलकाता में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है जो वो कलकत्ता से अब मुंबई में 1937 में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ऑसबोर्न स्मिथ है, वो पहले गवर्नर थे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? आरबीआई जो है वो जनरली 4 भागों में बटा हुआ है, 4 जोनल ऑफिस हैं इसके, 4 जोनल ऑफिस में डिवाइड किया। न्यू दिल्ली साउथ के लिए, पूरे साउथ को न्यू दिल्ली में है ऑफिस, पूरे साउथ के लिए आपका चेन्नई है, पूरे ईस्ट के लिए, पूर्व के लिए आपका कोलकाता है, और वेस्ट साइड के लिए पूरा मुंबई है। मतलब ईस्ट में 4 दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में इन्होंने अपने अपने एक एक जोनल ऑफिस बनाया है। तो जोनल ऑफिस आपसे पूछ सकते हैं, न्यू दिल्ली नॉर्थ के लिए, साउथ के लिए चेन्नई, ईस्ट के लिए कोलकाता और वेस्ट के लिए मुंबई। सेंट्रल बोर्ड कंसिस्ट, क्या क्या उसके अंदर कौन कौन से मेंबर होते हैं? एक गवर्नर होता है, 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं, 4 डायरेक्टर होते हैं जो इनके जोनल ऑफिस हैं उनके वहाँ डायरेक्टर होते हैं, और वहाँ के यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड में वो कंसिस्ट होते हैं। तो गवर्नर, जो 4 डिप्यूटी गवर्नर्स हैं उनके साथ गवर्नमेंट इंडिया उनको अपॉइंट करती है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिर्फ एक मतलब ये आपसे पूछा जाता है कि ओनली प्राइम मिनिस्टर, जो इकलौते प्राइम मिनिस्टर जो गवर्नर भी थे, राज्यपाल भी थे, के मतलब अध्यक्ष भी थे आरबीआई के, वो कौन थे? मनमोहन सिंह। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को मिंट स्ट्रीट भी बोला जाता है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या काम है? मॉनेटरी अथॉरिटी, मतलब वो आपके जितनी भी पैसों से रिलेटेड लेन देन होता है वो डिसाइड करते हैं कि क्या एक्सचेंज रेट होगा, कैसे बैलेंस रखना है पेमेंट का, कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा खर्चा करते रहें और हमारी इनकम ना हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना है, करेंसी को वो इशू करते हैं, डिपेंड करता है ज़रूरत के अकॉर्डिंगली ये करेंसी को करते हैं, चाहे वो, लेकिन इसके अंदर एक ध्यान रखिए, सिर्फ 1 रुपये का सिक्का और नोट जो है वो ये नहीं करते, वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करते हैं, उस पर उन्हीं के साइन होते हैं। इसके अलावा बाकी सारी करेंसी जो है वो यही करते हैं। इवन अगर फेक करेंसी, नकली नोट वगैरह जो मार्केट में आता है उसके ऊपर भी जो एक्शन है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया लेता है। बैंकों को लाइसेंस भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है जो 1949 में आया था, उसको वहाँ इसके अकॉर्डिंगली हर बैंक को लाइसेंस लेना होगा आपका आरबीआई से। इसको बैंकर्स का बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि बैंकों का महाराजा यही है, यही उनको लोन्स देता है, बैंक्स को उनके एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और डिस्काउंट देता है उनको। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट को भी अपने खर्चे करने के लिए इसी आरबीआई से ही पैसा लेना पड़ता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। शॉर्ट टर्म लोन भी देता है या फिर जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो भी ये प्रोवाइड करता है। लास्ट रिजोर्ट, मतलब अगर आपको ये लगता है कि जब हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है राज्य के पास और सबसे आखिरी होप जो है, आखिरी रास्ता है, हमें पैसा चाहिए, तो वो
उस टाइम पे यही जो है आरबीआई देता है। एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का क्या मतलब है, अगर हमें पेमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब बैंकों का आपस में कोई लेन देन है, उसको भी ये मैनेज करता है। इसके 14 क्लियरिंग हाउस है। फ़ॉरेन एक्सचेंज जो होता है, फ़ॉरेन एक्सचेंज भी हम इसी के थ्रू ही, इसके पास ही कस्टडी होती है। फ़ॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब आया था, फैमा 1999 को, उसको यही एडमिनिस्ट्रेट करता है, उसको यही देखता है। आरबी क्या करता है, ख़रीदता और बेचता है फ़ॉरेन करेंसी को, ताकि वो एक्सचेंज रेट का, भाई इंडियन रुपी और फॉरेन, जैसे हम लोग कहते हैं उनका $1 हमारे इतने रुपए के बराबर है, तो वो एक्सचेंज रेट भी कौन कंट्रोल करता है, आपका आरबीआई करता है। आरबीआई रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट। आरबीआई जो है वो हमारी सरकार को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधि है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक जो मेंबर होते हैं वहाँ पर। हमारी जितनी भी अर्थव्यवस्था है उसको भी रेगुलेट कौन करता है, उसके रूल्स कौन बनाता है, आरबीआई ही बनाता है। सुपरवाइज़र है पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, आरबीआई के काम है, इसके अंदर ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पार्ट 1 में। मैं अगले में थोड़ा इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगी, अभी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।